हेलो। जी सर। अभी आप लोगों की अभी कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? चैप्टर नंबर 7 है सर। चैप्टर नंबर 7 हो रहा है। जी जी सर। सर आप पूरी स्क्रीन शेयर कर लिया करें, जो चीज़ आप खोलेंगे तो वो शो हो जाएगी वहाँ पे। स्पेसिफिक करेंगे तो फिर वही चीज़ शो हो रही होती है, फिर दूसरी कोई चीज़ खोलेंगे तो नज़र नहीं आएगी। अच्छा। जैसे ही आप इसको करेंगे ना अभी अभी ये ये। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ई बिजनेस हो रहा है जी डिस्प्ले। जी जी बिल्कुल। जी जी आ रहा है। ये चैप्टर अच्छा। नंबर। अच्छा, ये इसका मैं ये वाला व्यू बेहतर है या वो स्लाइड व्यू बेहतर है आप लोगों की तरफ? ये सही है ना सर, ये तो सब बच्चों को सब क्लियर नज़र आएगा। ओके। ये मुझे लगता है बुध को लोग अक्सर छुट्टी करते हैं। सर छुट्टी भी करते हैं, दूसरा कार्डियल लेक्चर पड़े होते हैं वो भी जाके देख लेते हैं। बुध को अक्सर लोग कम होते हैं। जी। मैं शुरू कर दूं बस। जी जी सर, स्टार्ट कर लें सर। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, राइट। अभी कल हम लोगों ने ई कॉमर्स और ई बिजनेस का कंपैरिजन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोगों ने गो थ्रू किया था। मैं एक दफ़ा जो लोग कल नहीं थे और आज हैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहते हैं, ई बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की एक शाख है, या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की एक एक सब डोमेन है, अ, जो कि आपकी जो कन्वेंशनल रिलेशनशिप है बिजनेस और कॉमर्स में उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है कॉमर्स और बिजनेस में, उसके मुताबिक बिजनेस जो है वो बेसिकली कॉमर्स की एक सब टर्म है। लेकिन हमारे यहाँ ई बिजनेस जो है वो एक लार्जर टर्म है। हम उसको कह सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब जिसमें तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज़ अ लार्जर टर्म जिसका लार्जर पर्सपेक्टिव है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसका एक स्कोप इसकी निस्बतन कम है। तो कल मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मेनली दो चीज़ें आती हैं। एक ये कि आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करनी है। जब हम लफ्ज़ ट्रेडिंग कहते हैं तो इसका दो मायने हैं, या तो हमने कुछ बेचना है या हमने ख़रीदना है। तो एक हो गई ऑनलाइन ट्रेडिंग या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। अच्छा, अब ये जो ट्रेडिंग है ये गुड्स की भी हो सकती है जिसको हम बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स कहते हैं, और सर्विसेज की भी हो सकती हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो टेंजिबल भी हो सकती हैं और वो इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। जो सर्विसेज हैं उसकी भी बहुत सारी मिसालें मैंने दी। मैं आज दोबारा एक दूस चीज़ों को आपको बता दूंगा कि सर्विसेज क्या होती हैं। बहरहाल ई कॉमर्स ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करें प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, और जो सेलर और परचेज़र है उसके दरमियान जो वसीला है, जो कि उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट के थ्रू
या जब हम इंटरनेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनेट के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो खुलासा ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करें गुड्स या सर्विसेज की यूजिंग इंटरनेट, तो वो ई कॉमर्स है। और जो ई बिजनेस है वो इससे हटके है। बहरहाल मैंने ये बताया था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ई कॉमर्स कर रही होती हैं, लेकिन वो ई बिजनेस जो है वो पार्शियली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ई बिजनेस क्या है। मेरे यहाँ अजान हो रही है, तो हम बस चलिए, अल्लाह ताला हम सबके इल्म और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ई बिजनेस है उसमें मैंने ये कहा कि ई कॉमर्स तो ये हो गया कि हमने ऑनलाइन चीज़ों को, हम उसको आम अल्फाज में ऑनलाइन कहते हैं, राइट। वैसे हम उसको इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आप जितना प्रिसाइजली टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे उतना ही आपको क्या कहना चाहिए, उसका परसेप्शन जो है वो दूसरे के ऊपर अच्छा जाएगा। तो बहरहाल, तो ये तो हो गई ई कॉमर्स। अब मैंने उसमें बताया था कि इसके बेशुमार फोरम्स हैं, वो हमने कल डिस्कस कर लिए। अब है ई बिज़नेस। तो मैंने ये कहा था कि ई बिज़नेस बेसिकली क्या है। ये जो ई बिज़नेस है ये यूं सपोज कर लें, जैसा मैंने पिछले कई लेक्चर्स में ये कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या है। दो मैंने बेसिक पर्पसेस बताए थे। पहली चीज़ ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो क्या है, ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रिफॉर्म्स इन बिजनेस प्रोसेस, या सिंप्लीफिकेशन इन अ बिजनेस प्रोसेस, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है,
बिजनेस प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन। अच्छा, अब अगर हम ये तसव्वुर करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 11 डिपार्टमेंट्स हैं और हम हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके बिजनेस प्रोसेसेस अब क्या हो गए, ऑटोमेटेड हो गए। जब तमाम डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटेड हो गए तो इसका मतलब ये है कि इज्तमाही तौर पे वो जो इदारा है या वो जो इंस्टीट्यूशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो ऑटोमेट हो गई। तो वो क्या बिजनेस कर रही है, इसका मतलब हो गया कि वो बिजनेस कैसे कर रही है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस कर रही है। इसका मतलब ये हो गया, तो वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रही है। तो ई बिजनेस इज बेसिकली ड्राइविंग योर बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब वो चाहे, अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू रन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके यहाँ फुल स्केल के ऊपर ऑटोमेशन है। लेकिन अगर हम कहें कि 50% डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटेड हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स मैनुअल हैं, या हर डिपार्टमेंट पार्शली ऑटोमेटेड है और पार्शली सेमी ऑटोमेटेड है और सेमी मैनुअल है, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रही है, लेकिन वो टू सम एक्सटेंट कर रही है, वो सेमी ऑटोमेशन की तरफ अभी है और वो ट्रांजिशन में है बेसिकली। क्योंकि एक दिन में तो ऑटोमेशन नहीं हो जाती या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें वक्त लगता है। और जब तक आप मुकम्मल ऑटोमेटेड नहीं हो जाते और स्टेबल नहीं हो जाते, तो हम यही कहते हैं कि हम अभी ट्रांजिशन की फेज में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है या ट्रांजिशन के अंदर है। तो ये बेसिकली क्या है, ई बिजनेस है। तो ई बिजनेस क्या हुआ कि सेल परचेज तो हमने कह दिया वो इलेक्ट्रॉनिक पर्पस में। अच्छा, अब सेल परचेज होगी तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी होगी। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल आपने देखा कि लोग पेमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक वे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप ई वॉलेट्स के थ्रू के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी प्रेफर करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जब एजेंट आपके पास आता है तो अभी तो हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर तो ये बहुत कॉमन है कि वहाँ तो बेसिकली प्लास्टिक मनी है, पेपरलेस पेमेंट्स होती हैं, आपकी वर्चुअल पेमेंट्स होती हैं। वहाँ तो इस बात को बल्कि बड़ा ऑड समझा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ मोस्टली जो मोड ऑफ पेमेंट्स है वो बेसिकली कैश है, तो वहाँ तो लोग कैश कैरी नहीं करते, वहाँ तो लोग डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं इसके अलावा बताऊँ, एक तो इंडिविजुअल सेफ्टी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आप मैनुअल ट्रांजेक्शन्स नहीं करते तो आपकी हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, और जब हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड है तो वो टैक्सेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका एक बहुत स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है। अगर आप क्या कहना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, तो इसका सिंपल एक तरीका ये है कि जो मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आप पूरी सोसाइटी में अगर उसको चेंज कर दें, ये इसका एक वाहिद हल है कि अगर आप मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अपनी सोसाइटी के अंदर, हम ये तो नहीं कर सकते कि वो सिर्फ ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा और बाकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि बाहर किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि पाबंदी है। लेकिन जो प्रायोरिटी है, जो क्या कहना चाहिए, जिसको इनकरेज किया जाता है, तो वो क्या है, वो डिजिटल पेमेंट है। जब आप नॉन डिजिटल पेमेंट को डिस्करेज करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल बाहर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं तो वहाँ आप या तो कार्ड्स के थ्रू करते हैं। अच्छा, अब बस में उन्होंने कहा है कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो, और आपने फॉर एग्जांपल आपने सफ़र करना है और आपका जो, छोटी सी एग्जांपल है कि आपने टिकट परचेज करना हो वो 8 रुपए का है और आप उसको 10 रुपए देते हैं, तो 2 रुपए वो आपको वापस नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कोई, उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, इट्स अ पॉलिसी मैटर। आप बस ड्राइवर या जो एजेंट है उससे लड़ेंगे नहीं कि भाई तुमने मुझे कैश क्यों वापस रिटर्न नहीं किया।
उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि भाई आप या तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करें, पेमेंट थ्रू डिजिटल वॉलेट करें, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, या फिर आप क्या करें, आपने जितना ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से एग्जैक्ट अमाउंट दें ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम, और अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको चेंज या बैलेंस जो है वो रिटर्न किया जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है कि लोग इस हैसल से बचने के लिए क्या करते हैं, चाहते या ना चाहते हुए वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो अच्छा, वहाँ पे ये भी नहीं है कि लोग घर बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी है और लोग घर पे शॉपिंग, लोग शॉप्स पे भी जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन भले आप शॉप्स पे शॉपिंग करें या आप फिजिकली शॉपिंग करें, विजिट करके शॉप करें, या आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, आपकी जो पेमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो जब पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक है, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसका लॉग जनरेट होगा। जब ट्रांजैक्शन का लॉग आ गया, उसकी हिस्ट्री आ गई, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो डॉक्यूमेंटेड हो गई। जब वो डॉक्यूमेंटेड हो गई तो अब वो आपका जो मेन प्रॉब्लम है कि जो टैक्सेशन प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो अगर हम ज़रा गौर से सोचें कि जो रूट कॉज है वो क्या है, अच्छा वो उन्होंने क्या किया, मैंने इसको बहुत गौर से वहाँ स्टडी किया बाहर कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने बेसिकली ये चेंज हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम चेंज चाहते हैं कि रैपिड चेंज आए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले लेजिस्लेशन लेकर आए, कानून साजी की, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को इन्फोर्स कैसे किया। इन्फोर्समेंट के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप फोर्सफुली इन्फोर्स करें, वो भी उन्होंने किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने उस चीज़ को सोसाइटी की जो कल्चर है, सोसाइटी का जो कल्चर है उसका पार्ट बना दिया। जब आप एक चीज़ को कल्चर का पार्ट बना देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली एक हैबिट बन जाएगी, वो आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो उन्होंने वो चीज़ की वहाँ पे, उन्होंने पूरी सोसाइटी को के अंदर डिजिटल पेमेंट जो है वो लेकिन उसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरी R&D की। अब अनफॉर्चुनेटली, जबकि या फॉर्चुनेटली, हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम बहुत टेक्नोलॉजिकली उसी स्टैंडर्ड पे है जो कि बाहर है हमारे यहाँ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल में कि ये जो अभी इस वक्त चल रही है, अगली जो जनरेशन्स होंगी वो, अभी जैसे हमारी पिछली जनरेशन है वो तो मैनुअली ट्रांजैक्शंस को लाइक करते हैं, हम वो जनरेशन्स में हैं जो कि बेसिकली दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रांजिशन का पार्ट हैं, हमने ट्रांजिशन होते हुए देख रहे हैं। तो जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसके बाद, या उसके बाद जो जनरेशन होगी, वो इस चीज़ को उन्होंने चूंकि मैनुअली देखा नहीं होगा, या वो उनके लिए प्राइमरी ये चीज़ होगी, तो उनके लिए अडेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तो बहरहाल दिस ट्रांजिशन विल टेक इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन अगर ये चेंज हम कंटिन्यू करते रहें और रैपिड ना करें और चेंज को कंटिन्यू रखें, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि रूट, अब यहाँ से एक और चीज़ हमने लेसन लर्न किया कि जो आपका रूट कॉज है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो बेसिकली किस चीज़ में पोशीदा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पेमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे, या जो मैंने बताया था कि इनर्शिया है हमारी सोसाइटी में टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। जिस दिन हमने इस इनर्शिया के बैरियर को ओवरकम कर लिया, उस दिन हमें टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम अगर ये कहें कि ये 2 साल में हो जाए, ये 3 साल में हो जाए, ऐसा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअल होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि डिजिटल पेमेंट्स की कितने बेनिफिट्स हैं। आपको कैश कैरी नहीं करना है। अच्छा, उसका एक बहुत नुकसान भी है, मतलब एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है, वो क्या है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को इसका ये अब जब आप डिजिटल पेमेंट को इम्प्लीमेंट कर देंगे
तो आपने अब उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सिक्योर भी तो बनाना है। अब वो सिक्योर है या नहीं है तो हमें ऑडिट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की तरफ कायल कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस बात से कायल हो गए हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है, तो अगला जो नेचुरल स्टांस है वो ये है कि अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के बगैर इंफॉर्मेशन सिस्टम का गुजारा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं, वो जिस तरह हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, इफ ए इज टू बी एंड बी इज टू सी देन ए इज टू सी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम के अब जैसे हम अमेजोन है, आज हम उसको कहें कि आप अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम शट डाउन कर दें और अब आप आज कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पे आ जाएं, तो वो उनके लिए आना ही इम्पॉसिबल है। ये चेंज रिवर्सल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अब अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर नहीं रह सकते, तो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुंसलिक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट, तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो ई बिजनेस है वो क्या है। तो शॉर्ट लफ्जों में अब किसी बिजनेस को ई बिजनेस बनाने के कई तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ले लें। वो क्या तरीका है? ईआरपी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक ईआरपी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले आएंगे तो उसका नेचुरल बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप बिजनेस से ई बिजनेस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गए। ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस हो गई। ऑटोमेशन से क्या फायदा हुआ? सिंप्लीफिकेशन हो गई। ऑटोमेशन से एक और फायदा क्या हुआ? रिफॉर्म्स हो गया। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। आप किसी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाए तो क्या आई? ऑटोमेशन आई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज लेकर आई? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या हुआ? रिफॉर्म्स। ये जो मैंने एक चीज बताई थी, आई होप कि किसी को याद होगी। I want to listen that terminology, that what actual that terminology is known as if we introduce information system into an organization. So what do we call? Can you answer my question? कोई शख्स मेरा क्वेश्चन आंसर कर सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं तो ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस तो है, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस एक और चीज लेकर आता है, रिफॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। तो रिफॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल नेम ऑफ बिजनेस प्रोसेस रिफॉर्म? I repeat my question. What is the technological terminology for reforms in a business process? BPR. Exactly. कामरान साहब ने आधा नाम बताया, ये सेमी कंप्लीटेड था। हाफिज साहब ने पूरा नाम बताया, लेकिन उन्होंने भी पूरा नहीं बताया क्योंकि उन्होंने BPR बोला। तो BPR स्टैंड फॉर, हाफिज साहब पूरा बताया करें। What is BPR? BPR stands for what? Business process reengineering. Exactly, excellent. तो बिजनेस प्रोसेसिंग, अब आई होप के, तो अब आप ये देखें कि आपके पास ऑल्टरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? वो क्या है? ईआरपी है। तो ईआरपी से क्या हुआ? ई बिजनेस हुई। ईआरपी से क्या हुआ? ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस हुआ। ऑटोमेशन से क्या हुआ? रिफॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस हुआ, या बिजनेस प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? मैंने दो चीजें बताई थी। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के दो मतलब हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है रिफॉर्म्स इन अ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप किसी चीज को बेहतर डिजाइन करेंगे तो वो बेहतर ही होगा ना। तो ऑप्टिमाइजेशन हो गई, इंप्रूवमेंट आ गई।
तो जब एक चीज़ बेहतर हो जाएगी तो उसकी इफेक्टिवनेस भी तो बेहतर हो जाएगी, तो बिजनेस कितना बेहतर होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम, आई होप कि अब आप लोगों को कुछ कुछ समझ आ रही है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जो इदारे आज से 50 साल पहले बने थे, वहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम लाना डेफिनेटली एक मुश्किल जॉब है। मैं अगर ये कहूँ कि मिचेल्स है, लेकिन अगर, क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद वो बनाया गया था। अब अगर एक कंपनी आज बनाई जाती है और आज आप उसका संग बुनियाद रखते हैं, तो आप उसको आज ही अगर टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस पे बनाते हैं, तो वो सोचें कि वो बिजनेस कितना ऑप्टिमाइज होगा जिसकी बुनियाद ही टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, राइट। तो आई होप सो कि अब आपको इस बात का क्लियर हो गया है, राइट जनाब। दैट्स गुड कि आप लोग याद रख रहे हैं बातों को, आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा जी, तो अब सॉरी, अब मैं बताता हूँ कि आपके पास, अब आप कोई भी किताब पढ़ लें या वो पढ़ लें तो आपको ई बिजनेस की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ई बिजनेस बेसिकली क्या है? ई बिजनेस द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस। अब यहाँ दो लफ्ज हो गए, परफॉर्मिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन मैंने कल बताया था। तो परफॉर्मिंग का मतलब एग्जीक्यूशन। तो किसी भी, अगर कोई भी इदारा अकेले रह के तो काम नहीं कर सकता, सॉरी, अगर हम यूँ कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डिपार्टमेंट है वो अकेले रह के तो कोई काम नहीं कर सकता ना, उन्होंने आपस में तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं ई बिजनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस, ये आप सबको पता है, सच एज डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, ऑब्टेनिंग सप्लाईज, manufacturing, selling, fulfilling orders, and providing services through the extensive use of computer and communication technologies and computerized data। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाटा है आजकल सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है? इंफॉर्मेशन। मैं एक और इसको ना भूल, आपको ये कॉन्सेप्ट ना भूले, मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाएंगे तो इसका मतलब है कि जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ले आए तो आपकी हर ट्रांजैक्शन अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होगी। तो जब हर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होगी तो डाटा जनरेट होगा, और वो डाटा आपको, आज का डाटा कल की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने में काम आएगा, कल का डाटा डे आफ्टर टुमारो की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने में काम आएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या जनरेट करेगा? डाटा। और डाटा क्या है? एसेट। और डाटा से आप क्या करेंगे? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डाटा? डाटा से आप क्या करेंगे जी? एनी गुड आंसर? डाटा से आप क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब है। डाटा से आप डिसीजन करते हैं, राइट। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, डाटा से आप एनालिस, अच्छा ये भी स्टेप वाइज है। डाटा से आप क्या करते हैं? डाटा का आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से आपको क्या मिलती है? ओके, आंसर माय क्वेश्चन। डाटा से आप क्या करते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस से आपको क्या मिलती है? जी, कौन जवाब देगा? इंफॉर्मेशन। और एक और चीज भी मिलती है आपको, इंफॉर्मेशन के अलावा भी एक चीज चाहिए, इंटेलिजेंस। एक्सीलेंट मुबशिर, इंटेलिजेंस, यस। उस इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन बेस्ड इंटेलिजेंस के ऊपर आप क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं। और डिसीजंस का क्या फायदा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। फॉर एग्जांपल कि अब मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, ये प्रॉब्लम है। अब इसका जवाब इतना आसान नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ हैं या 100 मिलियन रुपीज़ हैं, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ? तो आप मुझे ये तो नहीं करेंगे कि ये कर लें, कुछ एनालिसिस करके बताएंगे। एक्सीलेंट। तो इंटेलिजेंस हमें, तो इंफॉर्मेशन जो है, तो अब अगर मैं सवाल पूछूं कि इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या फ़र्क है? जब कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो डाटा है। जब हम उस रिकॉर्ड को
को रिपोर्ट करेंगे किसी को, हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आगे हम किसी को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई फर्दर प्रोसेसिंग होती है, कोई उसके ऊपर एक्शन होता है। तो जब हम किसी डाटा के ऊपर एक्शन ले लेते हैं तो वो बेसिकली क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, राइट। तो कहने का मकसद ये है, तो इसलिए इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जहाँ से घुमाएंगे बात इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आके ख़त्म हो जाएंगे। तो कितने लोगों को समझ आ गया ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फ़र्क? तो ई कॉमर्स इज ओनली बाइंग सेलिंग, बट ई बिजनेस इज डूइंग एवरीथिंग, rest of the things excluding selling and purchasing, rest of the things excluding selling and purchasing using technology is e-business। हाँ जी, अब बताएं, इज इट गोइंग गुड और नॉट? कुछ समझ आ रही है बातों की? जनाब आंसर मी, क्लियर हो रही है बात? गुड। गुड जी। अच्छा, ये एक और चीज़ ये कि हर दफ़ा क्या कहना चाहिए, मोस्टली जो एक्टिव लोग हैं वही इस जवाब दे रहे होते हैं, बाकी लोग भी काइंडली क्या कहना चाहिए उसको उसमें पार्टिसिपेट किया करें। तो बहरहाल, तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अब आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि ई कॉमर्स में और ई बिज़नेस में क्या फ़र्क है। ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, जबकि ई बिज़नेस के अंदर आप एक्सक्लूडिंग सेलिंग और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी अफेयर्स हैं, जो क्या कहना चाहिए ऑफिशियल अफेयर्स हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, प्रोडक्शन है, सप्लाई चेन मैनेज, ये अब आपको टिप्स पे होनी चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट। आप साथ साथ चाहे मेरे बोलते रहें कि प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री है, प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, इसके अलावा आपकी रिक्रूटमेंट है, आपकी प्रोक्योरमेंट है, आपकी लॉजिस्टिक्स है, आपकी अकाउंटिंग है, आपकी फाइनेंस है, आपकी टैक्सेशन है, ऑडिट्स हैं, प्लानिंग है, एक्सपेंशन हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग तो चलो ई कॉमर्स का पार्ट होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके परफॉर्म करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये ई बिज़नेस है। सर अगर मैं कहूँ कि ईआरपी ही सिर्फ ई बिज़नेस है तो क्या मैं सही हूँ? नहीं जी, हम ये नहीं कह सकते कि ईआरपी का होना ही सिर्फ ई बिज़नेस की ज़मानत है। नो नो, अगर ई बिज़नेस नहीं है लेकिन आपके पास कोई अपना कस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो आप ई बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ईआरपी मैंने कहा था कि देखिए, यहाँ से सोचें कि ऑटोमेशन ऑफ ई बिज़नेस करने के दो तरीके, या तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम खरीद लें, या इंफॉर्मेशन सिस्टम ले आएं, या इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लें, या अच्छा, अब जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, अलग अलग लें या एक ही ले लें जो कि सब लोगों को पूरा करे। तो ईआरपी वहाँ आता है। तो ईआरपी हर जो ईआरपी है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर ईआरपी होगा तो हम उसको ई बिजनेस कहेंगे। नो, ईआरपी नहीं है लेकिन वो ईआरपी के बगैर किसी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ऑटोमेशन कर रहे हैं तो वो ई बिजनेस है। मैंने आपको बताया कि एक टाइम था कि हर कंपनी के लिए ई बिजनेस, वो ईआरपी को एफोर्ड करना या लाना वो बेसिकली पॉसिबल नहीं था। तो ईआरपी जो है वो हम ये कहेंगे कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ईआरपी अगर है तो इस बात की ज़मानत है कि वो ई बिज़नेस है। लेकिन अगर ईआरपी तमाम, आपने ईआरपी का एक मॉड्यूल लिया फॉर एग्जांपल और बाकी 10 मॉड्यूल नहीं लिए, तो अब हम क्या कहेंगे कि आप ई बिज़नेस कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पार्शियली ई बिज़नेस कर रहे हैं, हम सेमी ऑटोमेटेड ई बिजनेस हैं। तो हम कहेंगे कि आप ई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे, अगला सवाल ये पूछे कि आप फुल स्केल के ऊपर ई बिजनेस कर रहे हैं, तो जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर आप ई बिजनेस, आपके यहाँ ईआरपी नहीं है लेकिन आपके यहाँ कोई और इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
तो क्या मैं उसको ये कह दूंगा कि वो ई बिजनेस नहीं है? जवाब है गलत। अगर आपके यहाँ ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेशन है, राइट, अब वो ऑटोमेशन के कोई भी जरिया हो सकता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ला सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऑटोमेशन है, और वो चाहे ईआरपी से हो चाहे नॉन ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन हो, यूं कह लें, ऑटोमेशन या तो ईआरपी बेस्ड हो या नॉन ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन हो, तो हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप ई बिजनेस कर रहे हैं। यह बात क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ जी। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब डेफिनेटली ये है कि उसमें कोई हार्डवेयर होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो डेफिनेटली अब सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में आप ये नहीं कहेंगे आप हिसाब कि इसमें कंप्यूटर ही नहीं है। बगैर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? तो ये मुझे भी बताइएगा। तो बहरहाल, हाँ, जिस तरह अब रोबोट्स हैं, तो रोबोट्स भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, दे आर वर्किंग कंप्यूटर्स बेसिकली। तो आप एक चीज़ है, ये अच्छा, अब एक और मैं अब आजकल एक नई चीज़ आ गई है जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट मैं फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। डू यू एग्री कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ तो लोग चाहिए होंगे। अब अगर मैं लोगों को कम से कम, और इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बड़ा नुकसान क्या है कि थोड़ी सी जो एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ मैनुअल काम हो रहा था वहाँ कम हो जाएगी। तो अब अगर मैं ऑटोमेशन ले आऊँ, और ऑटोमेशन के बाद भी मजीद लोगों को कम करना चाहूँ, कैसे कि मैं रोबोट्स ले आऊँ और रोबोट्स के थ्रू काम कराऊँ। मैं फॉर एग्जांपल एक होटल है, अब होटल में मैं कहूँ कि यार जो वेटर्स हैं, वेटर्स की जगह मैं रोबोट्स ले आऊँ, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि अपने रेस्टोरेंट में सर्विंग ऑफ फूड, या जो डिलीवरी ऑफ फूड है, या जो ऑर्डर सर्विंग है, या ऑर्डर एक्सेप्टेंस है, या ऑर्डर टेकिंग है, वो मैं रोबोट्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ मैं कोई फैक्ट्री है मेरी, ओके, आप में से किसी का कोई बिजनेस बैकग्राउंड है जो कि किसी फैक्ट्री से बिलोंग करता हो, ताकि मैं उसकी कोई एग्जांपल कोट करूँ के ज़रिए? किसी का कोई बैकग्राउंड हो, किसी की फैमिली में कोई कोई फैक्ट्री हो। ओके जी, आप मतलब मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे, आप सब बड़े लोग हैं, तो बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पैकेजिंग है, फॉर एग्जांपल किसी कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड इंडस्ट्री है, और क्या कहना चाहिए, वहाँ कोई पैकेजिंग है, जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि मैं टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ, तो या उनके कोई जानने वाले जॉब करते हैं, तो अब आपने कोई चीज़ पैकिंग करनी है, राइट। अब पैकिंग के लिए डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, आप वहाँ पे लोगों से भी पैक करा सकते हैं। जैसे मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ पैकिंग करनी है आपने, अब वहाँ आप रोबोट्स के थ्रू भी पैकिंग करा सकते हैं। तो अब आप रोबोट्स के थ्रू करेंगे, तो ये चीज़ ऑटोमेशन का भी एक अगला दर्जा है। तो अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, RPA, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको आप गूगल करके देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कभी वक्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको वीडियो दिखाऊंगा। बहरहाल, ये आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि फूड डिलीवरी बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं, या आपकी जो खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, असम्बलिंग की इंडस्ट्रीज हैं जो साइकिलें बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, इस तरह की जो कंपनीज हैं, कंप्यूटर्स की चिप्स बनाते हैं, मोबाइल की इवन चिप सेटअप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लोग बाहर लोगों के बजाय वो रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA मतलब प्रोसेस की ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम से बढ़कर हम किस पे लेके जा रहे हैं, नो ह्यूमंस, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, तो रोबोट्स पे। तो जब हम ये जो आपने आजकल सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये बेसिकली उस तरफ मेरा इशारा है। लेकिन बहरहाल अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताऊंगा, वरना बहरहाल, तो
कहने का मकसद ये है कि ये एक नेक्स्ट लेवल है, ये एक नेक्स्ट दर्जा है। तो बहरहाल यहाँ पे तो ये भी आजकल हो रहा है, कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑटोमेशन है, राइट। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एनी हाउ, हम आगे चलते हैं। मैं इसकी बड़ी अच्छी कॉमन एग्जांपल दूंगी। जिस तरह हम कहीं तस्वीर खिंचाने जाते हैं, कोई अपने पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवानी, तो हम जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफर होता है, वो तस्वीर खींचेगा, वो आपको डेवलप करके दे देगा। बाहर ऐसा कुछ नहीं, बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर उन्होंने बाहर जगह जगहों पे टूरिज्म के लिए लोगों को प्रमोट, अब तस्वीर आपको चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, आप टूरिस्ट हैं या कोई मुसाफिर हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे कैबिन बनाए हुए हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हैं। आप जाएँ, वो आप बैठ जाएँ कुर्सी पे जाके, वो पूरी तस्वीर खींचेगा आपका। आप बहुत गुस्से में हुए तो आपको कहेगा कि भाई थोड़ा सा मुस्कुरा लें, तबस्सुम फरमा लें, और आप चेहरा ऊपर नीचे कर लें, ग्लासेस उतार लें, सामने देखें, उसके बाद वो तस्वीर को प्रिंट करके आपको दे देगा। तो ऑटोमेशन, किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। तो ये छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो बहरहाल जी बिल्कुल, ये हाफ़िज़ साहब ने जो एग्ज़ाम्पल दी, मैं भी उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि पहले लोग, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, ये लिवाइस है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है। पैकिंग पहले लोग मैनुअली करते थे, तय करते थे। अब क्या होता है, ऑटो रोबोट्स आ गए हैं, वो पैकिंग करते हैं, चाहे वो लिफाफे में डालना है, डब्बे में। अच्छा, लिफाफे में डालना है एक पैंट को, अब बहुत सारी ट्राउजर्स को एक डब्बे में डालना है, फिर डब्बों की पैकिंग है, फिर उन डब्बों को किसी बड़े कार्टन में फिल करना है। तो ये सब चीज़ें अब रोबोट्स कर रहे हैं। तो इसका मैंने कहा कि ये क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। बहरहाल, तो ये वर्क सिस्टम ज़रा पढ़ें, ये देखें, आपको समझ आता है। अ सिस्टम इन विच ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म बिजनेस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन अदर रिसोर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर। अब इसमें देखें, ये सिंपल वर्क सिस्टम की एग्जांपल दी है। मतलब जहाँ लोग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके या और रिसोर्सेज को यूज़ करके लोगों को सर्विसेज दें, तो वो वर्क सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, अगर आप गौर करें तो ये वर्क सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम में फ़र्क देखिएगा। अ वर्क सिस्टम हुज बिजनेस प्रोसेस इज डिवोटेड टू कैप्चरिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग। ये सब चीज़ें कौन कर रहा होता है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कर रहा होता है। ज़ेर लब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो काम हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक वर्क सिस्टम में अगर लोग, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ज़रिए बिजनेस प्रोसेस को रन कर रहे हैं और लोगों को सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे चलते हैं। ई बिजनेस। ओके, सिस्टम आप लोगों को पता, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है कि जब जहाँ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, जैसा एक लैपटॉप है, आप एक लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो लैपटॉप एक सिस्टम है। इसमें कीबोर्ड है, इसमें रैम है, इसमें मदरबोर्ड है, इसमें वीजीए है, इसमें माउस है, इसमें कैमरा है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। ये सब मिल जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे, काम करेंगे, तो आपके पास एक मशीन आ गई। ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, राइट। सब सिस्टम्स क्या होता है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है, तो ये पूरी दुनिया है। रैम है, उसका अपना एक फंक्शनल बिहेवियर है। हार्ड डिस्क है, वीजीए है, मदरबोर्ड है, कैमरा है, माउस, एक पूरा एक सिस्टम है, सब सिस्टम है। तो बहरहाल ये चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। ओके, बिजनेस प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, सब प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिए। ये मैं स्लाइड्स आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैल्यू एडिशन भी हमने बात हो गई। ओके जी, ये मैं इसलिए गुजार रहा हूँ क्योंकि हम सब कर चुके हैं। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैल्यू चेन क्या होती है कि जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिलके लोगों को एक प्रोडक्ट दें, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सप्लाई चेन आगे जाके हम बताऊंगा क्या होता है। सप्लाई चेन यहाँ बता देता हूँ कि द ट्रांजैक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, मतलब कि आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो अब आप उसको पहले कॉल करके बताएंगे कि मुझे इतना सामान चाहिए। फिर उस ये हो गई। अब आप कम्युनिकेशन तो हर वक्त रहती है, आपने बताना है कि भाई मुझे इतना माल चाहिए। वो माल कोई ट्रांसपोर्टर लेकर आएगा, राइट। तो उसमें कोई गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, कोई फ्लीट इस्तेमाल होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स। उसके अलावा आपने जब सामान पहुंच जाएगा तो आप पैसे देंगे। तो तीन चीज़ें हो गई। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने कोऑर्डिनेशन की, आपने कम्युनिकेशन की, सामान की जो मूवमेंट हुई, तरसील हुई,
और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा एक पेट्रोल पंप है, अल्लाह करे, तो अब मैंने किसी को ऑर्डर प्लेस किया, तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं कम्युनिकेशन करूँगा। कम्युनिकेशन के बाद वो मेरे ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, वो खुद कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, फिर वो किसी टैंकर के थ्रू मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल भिजवाएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, मेरे पास वो आएगा, मैं उसको अपने किसी टैंक में रिज़र्व कराऊंगा। जब मैं उसको देख लूँगा कि हाँ जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक गुड्स रिसीव हो गए हैं, तो मैं उनको पेमेंट कर दूंगा। तो ट्रांजैक्शंस हो गई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पेमेंट्स हो गई, इसमें कोऑर्डिनेशन हो गई, इसमें कोऑर्डिनेशन हो गई, इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गई। तो ये सब चीज़ें मिलके ये जो चीज़ है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, इसको बेसिकली इनका कहते हैं सप्लाई चेन। राइट जी, ट्रेंड्स टूवर्ड्स ई बिजनेस, ई कॉमर्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। पहले ओके जी, पहले अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ई कॉमर्स, ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, ये आप यहाँ से नोट करें ज़रा। बी टू सी है, बी टू सी का मतलब क्या होता है? बी फॉर बिजनेस और सी फॉर कस्टमर। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछें, एनी क्वेश्चंस? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, मॉडल्स ऑफ ई बिजनेस। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं तो बता दें प्लीज। नो? जी पूछें। जी ऑफिसर पूछें, सवाल पूछें प्लीज। वरीशा जी स्टैंड फॉर, मैं बताता हूँ अभी बिल्कुल। ये सारा डाटा आपने कहा कि हम तक प्रोवाइड होगा, तो कैसे होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा। वो मैं आपको शफी, शफी, बहरहाल मैं भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। आप इसकी परेशानी मत लें, ये क्लियर, ये आपको शेयर हो जाएगा एनीवे। अच्छा जी, कोई और सवाल? जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर हम बिजनेस टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं, बी टू सी, और जी फॉर गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बाजू का एक जगह पे होता है, उसको कहते हैं ई, ई फॉर एम्प्लॉय। तो बी टू ई भी हो सकता है, बी टू जी। तो बी, जब भी ऐसा कुछ आएगा, अ, सीमा, ई बिजनेस में सेलिंग और परचेज इसलिए एक्सक्लूड होती है क्योंकि वो ई कॉमर्स में होती है। तो दोनों में रख के क्या करेंगे आप? राइट, तो दोनों में तो है ई बिजनेस। मैंने बस पहले ही बोल दिया, पहले ही कहा था कि ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है, तो सेलिंग परचेजिंग होगी। इसके अलावा जोबिया, आपका सवाल क्या था? मुझसे बाजू का सवाल भी हो जाते हैं अगर, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल होते हैं। कोई सवाल मैं जिसका जवाब ना दे सकूं तो सवाल दोबारा पूछ लिया करें। आपने पूछा क्या था मुझसे? ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क ये है जोबिया कि डेटा बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेट्रो कैश एंड कैरी है। अब अगर मेट्रो कैश एंड कैरी में कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो एक शख्स है, उसने कोई अपना हाउस होल्ड ग्रॉसरी आइटम्स खरीदे, वो सेल, वो जो कैश काउंटर उस पे क्या, सेल्स सेल्समैन ने उसकी बिलिंग की, उसको एक इनवॉइस दे दी। राइट, अब ये डेटा सिस्टम में पंच हो गया। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे, डे क्लोजिंग पे मैं ये पूछना चाहूँ कि आज सबसे ज़्यादा मेट्रो पे किस चीज़ की सेल हुई, टॉप सेलिंग आइटम क्या था,
तो क्या होगा, पूरे दिन में जितने कस्टमर्स का डाटा पंच हुआ था, मैं हर कस्टमर की ट्रांजैक्शन में देखूंगा कि कौन सा आइटम रिपीट हो रहा है। तो जिस आइटम की अकरेंस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही सबसे ज़्यादा होगी, हम कहेंगे कि वो आइटम आज दिन का टॉप सेलिंग आइटम था। तो अब टॉप सेलिंग आइटम है, फॉर एग्जांपल आज का टॉप सेलिंग आइटम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोको कोला। तो अब ये जो चीज़ है, इस सवाल का जो जवाब आपने मुझे दिया, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, कि ये सिर्फ आज के दिन का है। या अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता हूँ, मैं आपको फिर इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। लेट मी टेल यू, सब मेरे साथ हैं? ओके जी, मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। शफीक, एक मिनट प्लीज, मैं यही हूँ, मैं आपको चीज़ें शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये आप लोगों के सामने अ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट शेयर हो रही है। काफी सर, मैं भी जवाब देता हूँ इस सवाल का, पहले मैं एक और आंसर का क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। अभी मैं बी टू सी को डिटेल में बताऊंगा। अच्छा जी, अब आप आज ये देखें कि ये आज के दिन की बात, मैं फॉर एग्जांपल एक से एक व्यू बताना चाह रहा हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है। वो ये कि आप सिर्फ इस कॉलम को पढ़िए, यहाँ देखें कि आज इतनी शेयर्स, इतने वॉल्यूम की शेयर्स का ट्रांजैक्शंस हुई और उसकी मॉनेटरी वर्थ इतनी है, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन पूरे दिन के बाद कंपाइल हुई, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन दिन भर जो डाटा आता रहा, जो ट्रांजेक्शन होती रही, वो क्या था, डाटा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो ये था। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ क्लियर करने के लिए। ये अगर आप देखें, अच्छा आप सबके सामने ये ग्राफ शो हो रहा है, ग्राफ शो हो रहा है आप सबके सामने, प्लीज आंसर।
ओके, अब आप इस ग्राफ को जरा पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 1D। 1D का मतलब है आज, टुडे, 1 डे। इसका मतलब ये देखिए, जब मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 16 सितंबर का डेटा है। 16 सितंबर सुबह 9 बजे, 9 बज के 19, 9 बज के 15 मिनट पर मार्केट शुरू हुई। मार्केट पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और पूरे दिन में फिर तकरीबन 1:30 बजे के करीब नीचे आती है। फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, लेकिन जिस लेवल से शुरू हुई थी उस लेवल पे, उससे नीचे लेवल पे मार्केट क्लोज हुई, इसलिए ये नेगेटिव हुई। अच्छा, अब ये आज की ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। इंफॉर्मेशन बाद में आई है, डाटा दिन भर आता रहा। अब ये पिछले महीने का है, ट्रेंड है, राइट। ये पिछले महीने में अगर हम 18 अगस्त से लेके और 16 सितंबर, क्योंकि 30 दिन बन जाते हैं, तक का डाटा लें तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। ये इंफॉर्मेशन है। अब जितनी कंपनीज हैं, बाहर इन्वेस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। अच्छा, 6 मंथ्स का देखते हैं। 6 मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल में बहुत नीचे, मार्च में बहुत नीचे थी मार्केट, और उसके बाद अब अपवर्ड ट्रेंड है। अभी थोड़ा सा डिक्लाइन जा रहा है। 3 साल का देखें, 3 साल में मैक्सिमम जो पीक आई थी वो यहाँ आई थी 2018 अप्रैल में, और अभी हम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 5 साल का डेटा निकालें तो 5 साल में पीक 2017 में आई थी, और हम यहाँ अब इधर हैं। तो ये डिफरेंस, ये ट्रेजेक्टरी हुई। कुछ क्लियर हुआ? तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। जी जनाब, जो भी इज क्लियर टू यू? ओके, राइट। सीमा ने सवाल किया कि परचेजिंग और सेलिंग में एक्सक्लूड एक्सक्लूड करने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ई बिजनेस करेगा तो वो सेल परचेज नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि कॉन्सेप्ट वाइज जब हम ई बिजनेस करेंगे तो ई बिजनेस में हम, जब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ द ई बिजनेस। ई कॉमर्स को अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ई बिजनेस भी कर रहे हैं, और ई बिजनेस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम, मैं फॉर एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि इंडस मोटर है, वो गाड़ियां टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रही है, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड है, लेकिन सेल परचेज डिस्प्ले सेंटर पे हो रही है, डीलर्स पे हो रही है। डीलर के जो क्या कहते हैं उनको, जो डीलर शॉप्स होती हैं वहां पे हो रही है। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिकली बुकिंग तो नहीं ले रहे ना, तो हम क्या कहेंगे? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं है? वो ई बिजनेस है, लेकिन वो ई कॉमर्स नहीं कर रहे। तो ई बिजनेस में परचेजिंग और सेलिंग है, बिल्कुल है, लेकिन ई बिजनेस का मतलब ये है कि परचेजिंग और सेलिंग के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऑटोमेटेड हों। ये मैं कह रहा हूँ। इज इट क्लियर सीमा? जी, अब हाफिज साहब ने सवाल पूछा था कि B2G और C2G, यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स पे होता है, टैक्स पे होती है, टैक्स पेमेंट होती है, बिजनेस और कंज्यूमर से ये रिलेशन, ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। ओके जी, कुछ समझ आई आपको? दिस इज एनालिसिस, दिस इज इंफॉर्मेशन एक्चुअली, राइट जी। सर, कैन आई गिव एग्जांपल्स ऑफ ई बिजनेस फ्रॉम दुबई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एग्जाम? बिल्कुल दे सकते हैं आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दुबई से क्या, दुनिया के किसी हिस्से से भी आप कर सकते हैं, आप लीबिया से भी कर सकते हैं। तो किसी भी इसकी ज़रूरी, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, तो ताकि मैं वही एग्जांपल्स दूँ जो कि आप लोग जिनसे वाकिफ हैं। तो यस, आप ये बिजनेस एग्जांपल्स कहीं की भी दे सकते हैं, आप यूएस की भी दे सकते हैं, आप यूरोपियन कंट्री की भी दे सकते हैं,
आप अफ्रीकन कंट्रीज की भी दे सकते हैं, आप मिडल ईस्ट की, वेस्टर्न कंट्रीज की भी दे सकते हैं, कहीं की भी दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट जनाब। तो किसी मौका मिला तो मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग पे भी लेक्चर दूंगा। एनी हाउ आगे चलते हैं, अभी हमारा स्कोप नहीं है। अच्छा जी। ये बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें आ गई, जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राइट। यूजिंग, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो आ सकती है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स से पहले। ये कहीं अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, मैंने आपको तीन चीज़ें बतानी है: इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। सो आई वुड लेट यू नो लेटर। तो फिलहाल अभी ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स करते हैं। अच्छा जी, बी टू सी। बी टू सी और ये बी टू बी। बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, और बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। सी टू सी का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बी टू जी का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अच्छा जी, इसके अलावा सी टू जी का मतलब है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। बी टू सी का क्या, बी टू सी की एग्जाम्पल क्या है? बी टू सी की एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताई कि अमेजोन है, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। दराज डॉट पी के हैं, लेकिन दराज डॉट पी के किसी और चीज़ की एग्जाम्पल को भी फुलफिल करती है। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अपने कंज्यूमर को गुड्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड कर रही है। मैं इसकी एग्जांपल ये ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल डेल है। डेल आपने नाम सुना, जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। तो या कैनन है, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है कैमरास बनाने वाला। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी कैनन का कैमरा जो है परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक इदारा, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कंज्यूमर, वो चीज़ें किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर्स को कर रहा है। उसके जो कस्टमर्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, एंड यूजर। ये बी टू सी है। अच्छा, अब इसके बरक्स जो बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस, वो क्या है कि अगर एक बिजनेस के जो कंज्यूमर्स हैं वो बजाते खुद कोई बिजनेस हो, बिजनेस कंपनी हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो बिजनेस टू बिजनेस है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूँगा कि लैपटॉप की एग्जांपल ले लेते हैं कि एचपी लैपटॉप बना रहा है फॉर एग्जांपल, या मैं कहता हूँ कि जी अब एचपी जो डेल लैपटॉप बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेल की एग्जांपल, डेल जो लैपटॉप बना रहा है, तो लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, इंटेल कंपनी। जो रैम है वो किंगस्टन की है। अच्छा, जो बैटरी है वो लेनोवो की है। अच्छा, जो वीजीए कार्ड है जिससे आप ग्राफिक्स देखते हैं वो एनवीडिया का है। अच्छा, जो आपका वायरलेस कार्ड है, वाईफाई जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं, वो हम कह देते हैं कि सिस्को का, ये जुपिटर का है, या हवावे का है फॉर एग्जाम्पल। राइट। तो कहने का मकसद ये हो गया कि माउस जो है वो हम कह देते हैं कि लॉजिटेक का है, क्योंकि मेरे पास भी लॉजिटेक का है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी जो है वो लैपटॉप बनाने, असेंबल करने के लिए
लैपटॉप कौन बना रहा है? डेल। लेकिन क्लाइंट्स कौन है उसके? वो किससे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रही है? सेल परचेज कर रहे हैं। अच्छा, परचेज किससे कर रहे हैं? वो बेसिकली ट्रांजेक्शन उनके दरमियान किससे हो रही है? या हम यूं कह सकते हैं कि जो इंटेल का कस्टमर है वो कौन है? डेल। हम कह सकते हैं ना। तो या जो एनवीडिया है उसका कस्टमर कौन है? डेल। ठीक है, ये जो लोग कंप्यूटर्स पे गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा कि ग्राफिक कार्ड कितना जरूरी चीज होती है कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। तो ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बी टू बी से सेलर टू कंज्यूमर, नो। बी टू बी में का मतलब मैंने बताया कि सेलर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और कंज्यूमर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आपने एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टोयोटा एक कंपनी है, उन्होंने गाड़ी बनानी है। अब गाड़ी बनाने के लिए वो किसी कंपनी को बैटरी उससे लेंगे, वोल्टा से उसने बैटरी ले ली। तो वोल्टा एक कंपनी हुई, तो वोल्टा का कस्टमर कौन हो गया? इंडस मोटर। ठीक है, तो बी टू बी, वोल्टा भी कंपनी है, इंडस भी कंपनी है। अच्छा, अब वोल्टा सुजुकी को भी बैटरी दे रही है, तो बी टू बी, ये जो ट्रांजेक्शन होगी बी टू बी में आनी है। अच्छा, अब हम इज्यूम करते हैं कि जो टोयोटा मोटर है वो गाड़ी की जो टायर है वो तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, वो जनरल टायर से ले रही। तो जनरल टायर एक कंपनी है, इंडस मोटर एक कंपनी, तो बी टू बी हो गया। अच्छा, अब जो शीशा है, जो विंड स्क्रीन है, वो हम कहते हैं कंपनी है गनी ग्लास, उनसे ले रही, तो बी टू बी हो गई। इंजन, मैं कहता हूँ कि चलो खुद बना लीजिए, इंजन में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, इंजन के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एसी है, एसी का जो कंप्रेसर है वो कोई इटालियन कंपनी है, इंडेसेट, उनसे ले रही है। तो इस तरह जब एक बिजनेस कंपनी जो है वो, अब आजकल तो बाहर जिस तरह गाड़ियों के अंदर बेसिकली तो ऑटोमेशन होती चली आ रही है, बायोमेट्रिक बेस्ड गाड़ियां हैं, ओपन होती हैं। गाड़ियों के अंदर जीपीएस है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है होंडा है, उसमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करना, तो वो कहते हैं कि गूगल से कॉन्टेक्ट करते हैं कि हम आप जीपीएस सिस्टम इसमें दे दें या गूगल मैप्स दे दें। राइट। तो इस तरह से जब एक बिजनेस का कंज्यूमर, एक बिजनेस का जो कस्टमर हो वो भी बिजनेस हो, तो हम उसको इस मॉडल को, मतलब एक कंपनी जो है वो जब किसी अपनी चीज किसी दूसरे बिजनेस कंपनी को बेचे, तो हम कहते हैं वो क्या है कि वो बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन जब एक कंपनी जो है वो बेसिकली अपनी अपनी जो प्रोडक्ट है, ये जो अपनी सर्विसेज है वो किसी एंड कंज्यूमर को दे, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? बी टू सी है। राइट। फूड पांडा इज एन एग्जांपल ऑफ बी टू सी, क्योंकि फॉर एग्जांपल बी टू बी, फूड पांडा में एक कंपनी है मैकडोनल्ड फॉर एग्जांपल, वो जो चीज ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो कौन है? मैं और आप। तो हम तो एंड कंज्यूमर, हमने तो खाना है ना, तो इसलिए अमेजोन जो है वो बी टू सी है, बिल्कुल बिजनेस टू कंज्यूमर भी। लेकिन अब अली बाबा अली एक्सप्रेस है, अली बाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर कंपनीज कंपनीज को भी ऑर्डर्स दे रही होती है, इंडिविजुअल्स भी कर रही होती है। बाज़ औक़ात अली बाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअल को तो आइटम ही नहीं देती, वो कहती हैं हमारे पास बल्क में हो। तो इस तरह से सी टू सी क्या है? अब फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूँ कि फूड पांडा है जिसमें जो खाना देने वाला है वो कंपनी है और खाना खरीदने वाला वो एक इंडिविजुअल है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल जो अ, हम इज्यूम कर रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो खुद खाना नहीं बना रहा, लेकिन वो फूड पांडा से खाना खरीद कर खाना बनाने वाली की आइडेंटिटी को छुपा के अपना लेबल लगा के खाना आगे बेच रहा है, तो ये बी टू बी हो जाएगा। बहरहाल, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। फूड पांडा इज बी टू सी। एक साइड पे बिजनेस है, एक बिजनेस कंपनी है, दूसरी साइड के ऊपर कौन है? हाँ, अब अगर हम एक काम करें कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मोबिलिंक ने एक, अगर मोबिलिंक ये कहती है कि आज से हम अपने एम्प्लॉयज को जो लंच है वो ऑफिस में दें, और लंच का जो ऑर्डर है वो मोबिलिंक खुद करेगी, एम्प्लॉयज नहीं करेंगे, और ऑर्डर हम किसी कंपनी को करेंगे, तो
अब अगर फूड पांडा पे मोबाइल लिंक किसी कंपनी को ऑर्डर प्लेस करती है तो ये B2B हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आई बात की? जी बिल्कुल। हाँ, अल्मेडा एंड फूड पांडा वो इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम उसकी बात नहीं कर, वो एक अलग यस, वो हम बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं एग्जैक्टली। Right, sir. But sir, in Food Panda and Amazon B is not directly selling products to consumer. Directly selling, हम उसको इस तरह से कह रहे हैं, जो फूड पांडा है वो बेसिकली एक बीच में इंटरफेस है, वो उस ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है। अभी हम उस मॉडल को डिस्कस नहीं कर रहे, वो फिर एक नया मॉडल आ जाएगा। लेकिन यस, अगर हम सिर्फ ये बात करें कि आपका जो बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अभी मैंने इसके ऊपर कोई ज्यादा डिबेट नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बेचने वाला बिजनेस है, खरीदने वाला कंज्यूमर, तो ये B2C है। अब वो जो चीजें डिलीवर करना, या वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप KFC पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट? अच्छा, आप KFC पे फूड पांडा के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो ये B2C है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने फूड पांडा के ऊपर जब हम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो B2C तो कहलाएगा, लेकिन वो डिफरेंस मैं भी बाद में चलकर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल हम ये कहेंगे B2C ही है, राइट? वो एक बेसिकली और चीज है जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, C2C क्या है? C2C ये है कि अगर हम ये कह लें, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर KFC पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि फूड पांडा पे अगर हम एक कोई कोई खातून है जो कि होम बेस्ड बिजनेस में, फेसबुक पे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं कि घर पे खाना बनाते हैं, तो अभी हम ये नहीं कहेंगे, अच्छा अब हम कहेंगे कि जी एक खातून है जो कि घर का खाना बना के ऑनलाइन परचेज सेल कर रही है। तो अब अगर एक इंडिविजुअल से चीज खरीद रहा है, तो ये मॉडल क्या कराएगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन अब बीच में फेसबुक इन्वॉल्व है, या लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी ये काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं, वो जो व्हाट्सएप या फेसबुक है वो बेसिकली किस चीज में आ जाएगा? वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर कवर हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इसलिए कहा था कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो फूड पांडा टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी है, फेसबुक टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो हम सेल परचेज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वो एक अलग चीज। वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट है, वो एक अलग बात है। जी सादिया, आपका सवाल है, यू रेज योर हैंड, प्लीज क्वेश्चन करें। OLX किस में आएगा? OLX जैज में था, वहाँ एक ट्रेनिंग के दौरान जैज ने मूविंग पिक की ट्रेनिंग विद लंच मंगाया था। जैज ने मूविंग पिक की ट्रेनिंग में लंच मंगाया। जी हाफिज साहब, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दी। खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, और आप मूविंग पिक की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यही B2B है। OLX पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर है कि अगर मैंने कोई चीज़ बेचनी है, मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी में ऐड लगा देता हूँ, और कोई मेरी गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो वो बेसिकली वहाँ पे गाड़ी खरीद लेगा, तो ये C2C में आ जाएगा। जी सीमा, आप सवाल पूछिए। राइट जी, तो हमने अभी C2C तक आ गए, बाकी हम कल करेंगे। अभी कोई सवाल है तो पूछिए। कल से मुराद मतलब नेक्स्ट क्लास में। शफी, ये मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड्स। ये तो वैसे आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भाई शफी साहब से पूछ लेता हूँ कि कैसे आप लोगों से शेयर करनी है, उसके बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दो दिन में हो जाएगा, जी क्योंकि फर्स्ट जी टाइम। सर, मुझे कुछ कह रहे थे? हाँ शफी, मैं ये पूछ रहा था, ये मैं स्लाइड्स कैसे दूँ? आपको दे दूँ, क्या करूँ?
सर ऐसा करते हैं, कोई गूगल ड्राइव में बना लेता हूँ, फिर आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं गूगल ड्राइव बना के फिर इनको फिर नेक्स्ट क्लास में ही हो सकेगा। अभी गूगल ड्राइव तो मैंने क्रिएट भी नहीं की। ठीक है, या कोई ये मसला नहीं है। गूगल मैं क्लासरूम। वैसे इन लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ जहाँ से ये डाउनलोड, वैसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है स्लाइड्स का। तो वैसे ये बात सही है, आप गूगल ड्राइव बना लें, मैनेज आप कर लीजिएगा, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, आप उस पर प्लेस कर देना, बाकी लोग वहाँ से लिंक उठा लिया करेंगे। ठीक है सर, मैं फिर आज की क्लास तो लास्ट है, फिर कल क्लास नहीं है, तो फिर गूगल क्लासरूम का हाँ, जो है नेक्स्ट में बिल्कुल बिल्कुल, जो मंडे नेक्स्ट को। जो भी नेक्स्ट क्लास है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। सर। मैं इन लोगों को क्या कहना चाहिए, लिंक भी मेरे पास नहीं है। बहरहाल आप लोग गूगल पे लिखिएगा कि बिजनेस ही बेल्स बे जहाँ मटीरियल अवेलेबल है। मैं आपको ये स्लाइड बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर से पहले शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे, आप लोग बेफिक्र हैं। तो बाकी ये चीज़ समझें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। साथ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे सबको। जिन नोट्स के बारे में परेशान मत हो, आप लोग बुक्स लें, बुक ले लें, पढ़ लें, कॉन्सेप्ट समझें जो मैं बता रहा हूँ। बाकी कोई चीज़ नहीं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरा एक और वो भी है, प्लान है कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी यहाँ पे कराऊँ। तो अच्छा शफीक, जी सर। अच्छा ये जो एग्जाम्स हैं इसके ये सीबीटी बेस्ड ही है ना? सर अब तो टोटली ना सीबी बेस कर दिए हैं, टोटल ऑल पेपर। अच्छा, टोटली सीबीटी। जी जी, सीबी सीबी एग्ज़ाम हो गए, तो अभी इसके आ जाएंगे, क्या नाम है, सिमुलेशन वगैरह आती है या वो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर मैं आपको लिंक बता दूंगा, तो उस पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनको थोड़ा सा वो भी प्रैक्टिस करा हो जाएगी। ठीक है। एक और है भी है, वो मैं आपको फोन मतलब कोई इस क्लास के बाद एक दो चीजें बताऊंगा, वो फिर इन लोगों से बाद में शेयर कर लेंगे। ठीक तो ठीक है सर। जी, अभी कोई इसके अलावा क्या कहना चाहिए, सीजर मैनुअल के अलावा कौन सी बुकें, नबीबुल्ला, पहला सवाल आया है इनका, इनका सवाल देना जरूरी है, जवाब देना। ऑनलाइन अर्निंग जो है वो बेसिकली सर्विसेज की कैटेगरी में चली जाएगी, जो फ्रीलांसिंग हम उसको कह रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग फोरम्स जो मैंने कल फाइबर का बताया, तो वो बेसिकली C2C भी है, लेकिन वहाँ B2C भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज जो हैं वो फ्रीलांसर्स को हायर कर लेती हैं। तो वो बेसिकली एक तो सर्विसेज, प्रोडक्ट्स नहीं है, सर्विसेज है। नंबर टू, वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, और उसमें भी B2C भी है, और B2C भी और C2C भी है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, दुनिया में ये नहीं होता कि अगर एक कंपनी B2C या फाइबर है, वो B2C कर रही है तो वो उस पर कोई कानून लागू हो गया कि वो B2B कर नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको मैं बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई अपनी कंपनी खोलें तो आपके जहन में एक चीज़ हो कि मैंने बेचना किसको है, मैंने कंपनी को बेचना है, मैंने किसी बिजनेस को बेचना है, क्या है। तो ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स जो हैं वो बेसिकली B2B सर्विसेज में भी आती हैं, और B2C सर्विसेज, B2B सर्विसेज में भी आती है, और B2C सर्विसेज में भी आती है। Amazon जो है वो B2B प्रोडक्ट्स है, और B2C प्रोडक्ट्स में आती है। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस B2B प्रोडक्ट्स भी हैं और B2C प्रोडक्ट्स भी हैं, तो मिक्स है। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया आप लोगों को सवाल पूछने से। आप अगले हर लेक्चर में, अब तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए आप लोगों को कि मैं कितने सवाल ले रहा हूँ आप लोगों के। तो एनी टाइम सवाल पूछें तो अच्छी बात है, सवाल लेने पूछने का मतलब समझ आ रही है मुझे, ये तो अच्छी बात है। तो आई होप कि अब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जी, सही चल रहा है अभी तक आप लोगों को? आई अंडरस्टैंड कि लाइक वर्चुअली बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पाबंद किया हुआ हम लोगों ने, लेकिन अगेन ये बिजनेस प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इन कॉन्स्ट्रेंट्स में रहते हुए हमने ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेस चलाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर, जिस तरह ये बिजनेस प्रोसेस चल रहा है, सफीक साहब बैठे हुए हैं, और पीछे बैकग्राउंड पे सपोर्ट के लोग हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये बिजनेस प्रोसेस, ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेस का पार्ट है सब लोग। कुछ लोग फ्रंट लाइन पे हैं, कुछ लोग बैक एंड के ऊपर हैं, तो एनी हाउ। एनी क्वेश्चंस? गुड।
जी ठीक है, ये आप लोग क्या कहना चाहिए, आईसीएमई की कैप्टन की बुक जो है ये आप यहाँ से शेयर कर लें। अ, ये सब लोग अपने पास लिंक शेयर कर लें, लिंक नोट कर लें। इसकी आपने ज़हीर ये आपने शेयरिंग इसकी अलाउ करनी है, अगर ये आप मैनेज करें। इसमें तो लिखने के बाद बहुत गलती के चांसेस हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो काइंडली। या आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पता कर लूँगा। ईआरपी हम सेल परचेज करते हैं। अगर कोई कंपनी ईआरपी सेल कर रही है और किसी कंपनी को कर रही है तो बी टू बी होगा, क्योंकि वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट। और अगर कोई ईआरपी ईआरपी चूंकि इंडिविजुअल को तो बेचा नहीं जाता, तो इसलिए बी टू सी नहीं हो सकता, तो ये बी टू बी होगा। यस। जी आपने सही, इसको शेयर कर लें। नेक्स्ट टाइम जो है ये आप मुझे लिंक ईमेल में भेज दीजिएगा, इस शफीक साहब को ईमेल में भेज दीजिएगा, तो फिर हम वहाँ से इसको कॉपी करके शेयर कर लेंगे। ओके राइट, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी फरहान आबिद, एक सवाल जाते जाते आपने पूछ लिया, बताइए सवाल, बताइए इसका जवाब भी मैं दे दूँ। जी फरहान आबिद, सवाल पूछिए प्लीज। ओके चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।